बाजार में लगातार पांचवें दिन मुनाफा वसूली का दबाव। निफ्टी 100 पॉइंट से ज्यादा फिसलकर 22,600 के नीचे आया। मिड कैप और स्मॉल कैप में गिरावट बढ़ी। S&P ग्लोबल के पॉजिटिव नजरिए से बैंकिंग शेयर्स में तेजी की बहार। करीब 200 पॉइंट चढ़ा बैंक निफ्टी। S&P ने एक्सिस, ICICI बैंक, HDFC बैंक, कोटक बैंक, SBI और इंडियन बैंक का आउटलुक अपग्रेड करके पॉजिटिव किया। मेटल शेयर्स में तगड़ी मुनाफा वसूली। करीब 2% फिसला निफ्टी मेटल इंडेक्स। साथ ही फार्मा, IT और FMCG शेयर्स पर भी दिख रहा है दबाव। अच्छे नतीजों के बाद टाटा स्टील में मुनाफा वसूली। शेयर 4% से ज्यादा फिसला। कमिंस भी शानदार नतीजों के बावजूद गिरा। मैनेजमेंट ने कॉनकॉल में FY25 में डबल डिजिट ग्रोथ की उम्मीद जताई, लेकिन रिजल्ट के बाद बाटा में अच्छी तेजी। शेयर वायदा के टॉप गेनर्स में शामिल। ब्लॉक डील के बाद केफिन और IRB इंफ्रा में तेज गिरावट। दोनों शेयर 7% से ज्यादा फिसले। वहीं ब्लॉक डील के बाद RR काबेल में हल्की बढ़त। ऑफिस सॉल्यूशंस देने वाली कंपनी ऑफिस की ठीक ठाक लिस्टिंग। शेयर 13% प्रीमियम के साथ 432 पर लिस्ट हुआ। 108 गुना से ज्यादा सब्सक्राइब हुआ था। ओके, आज आपके मेहमान हैं राजेश सातपुते जी, जो आपके सवालों के जवाब देंगे। और मार्केट में जो है दबाव तो तगड़ा बना हुआ है। बैंक निफ्टी केवल इसलिए ऊपर है कि थोड़ा थोड़ा बैंकों से सपोर्ट आ रहा है। राजेश जी, टर्बुलेंस चल रहा है, उतार चढ़ाव चल रहा है। क्या रिकवरी की उम्मीद में लॉन्ग करेंगे आप? वेरी गुड मॉर्निंग नीरज जी। हाँ जी, टर्बुलेंस चल रहा है और कुर्सी की पेटी बांध ले और देखे क्या होता है। यही तो हम क्लाइंट को कह रहे हैं कि ये टर्बुलेंस तो होगा। होना भी चाहिए। देखिए नीरज जी, हमें ये भी समझना पड़ेगा कि बाजार चला है और थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग, थोड़ा बहुत मुनाफा बांधने में कोई हर्ज नहीं है। और रही बात निफ्टी की, तो देखिए एक जैसे कि ऊपरी लेवल से हम देख रहे हैं कि ऑलमोस्ट 500 पॉइंट थोड़ा हल्का हुआ है। और एक 200-300 पॉइंट निफ्टी अगर हल्का होता है तो एक नई एंट्री अपॉर्चुनिटी भी मिलेगी। तो यस, टर्बुलेंस है, प्रॉफिट बुकिंग है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए कोई तकलीफ वाली बात तो मुझे लगती नहीं। इन्वेस्टर के लिए कोई तकलीफ की बात लगती नहीं है। चलिए सवाल लेते हैं, शुरुआत करते हैं। अशोक दिल्ली से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अशोक जी नमस्कार सर, सवाल पूछिए। जी नमस्कार सर, मेरे पास 50 HCL है at the rate 5070। तो seeing the outcome of result, should I hold it और exit कर दूं? अरे बहुत ऊपर में ले रखा आपने। बताइए राजेश जी, 5070 पे HCL। देखिए, आपने बिल्कुल सही कहा नीरज जी, बहुत ऊपर में लिया हुआ है। और जनरली होता यही है कि मोमेंटम इतना तेज होता है कि बाकी फिर लोग भाव नहीं देखते और फिर कोई भी लेवल पे एंट्री हो जाती है। तो दिस इज नॉट द लेवल। हालांकि एचएल ऐसा काउंटर है कि ये लगातार तेजी दिखाता है, तो ऑब्वियसली थोड़ा फैंसी हो ही जाता है। तो फिलहाल तो मैं ये कहूंगा, आप एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ, स्टॉप लॉस होगा आपका 4,900 का, और बने रहे स्टॉप लॉस के साथ। सामने मुझे लगता है एक चांस हो सकता है कि ये 5,300 5,400 तक जाए, जहां पे आपको एग्जिट मिलेगा। बट एक चीज मैं ऐड करूंगा, एंट्री थोड़ी आपकी गलत है, तो आपको बाउंस पे निकलना पड़ेगा। ओके, अगर आप स्प्लिट को जोड़ें तो 10,000 का भाव चल रहा है इसका। बहुत बहुत ही जब मतलब आउट परफॉर्मर है पूरे मार्केट का, बेस्ट आउट परफॉर्मर है ये। लेकिन भाई चूंकि इवेंट है, काफ़ी पहले लिया है, तो नज़र रखिएगा इसमें। टारगेट आपके 5300 से 5400 हो सकते हैं, स्टॉप लॉस 4900 का। अशोक जी इसको याद रखिएगा। अगला सवाल है नागपुर से भास्कर जी का। भास्कर जी सवाल पूछिए सर। सर मेरे पास में एशियन पेंट्स है 2996 100 शेयर, क्या करना चाहिए इसमें? मैं लॉन्ग टर्म में बने रह सकता हूँ? मैं लॉन्ग टर्म में मतलब कितने दिन? 2 साल 3 साल, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके, 2 साल 3 साल तक रह सकते हैं एशियन पेंट में। और 2898 कितना चल रहा है? 2895 चल रहा है इस वक्त। और 2996 पे इन्होंने खरीदा है। लगभग 100 रुपये इनके प्राइस से नीचे है इस वक्त। राजेश जी, एशियन पेंट रखें 1-2 साल के लिए, बढ़िया पैसा बनेगा? बनना चाहिए, क्योंकि देखिए नीरज जी, अगर आप इसका, क्योंकि उन्होंने लॉन्ग टर्म की बात की, तो मैं सीधा मंथली चार्ट पे चला गया। मैं शॉर्ट टर्म की मूव यहाँ पे नहीं कैच करूंगा, डेली चार्ट भी नहीं देखूंगा। तो मंथली चार्ट के हिसाब से नीरज जी, मुझे लगता है कि इम्पोर्टेंट है 2,650। मुझे लगता है 2,650 से लेके 3,500, ये इसका 1000 पॉइंट का रेंज बनता है।
और जो मीडियन है वो है करीबन 3000 के आसपास। तो आप पकड़ के चलिए 3000 मीडियन, 400 पॉइंट नीचे और एक 400-500 पॉइंट ऊपर। जनरली ये एक रेंज बनता है, दैट इज स्टैटिस्टिक्स। तो देखिए मुझे लगता है कि जब तक इस रेंज में ये इंटैक्ट है, पूरे चांसेस है कि ये अपना जो रिसेंट हाई था 3500 का, कम से कम वो तो हिट करेगा। तो इसको चाहिए ब्रेकआउट। तो जैसे ही ये 3000 के ऊपर जाएगा, मुझे लगता है ये 3500 की तरफ भागेगा। 3500 का बड़ा ब्रेकआउट मिले तो फिर बात अलग है। लेकिन यस, काउंटर अच्छा है, आप होल्ड कर सकते हैं, लेकिन स्टॉप लॉस भी वही होगा 2500 के नीचे। तो आपका बड़ा स्टॉप लॉस और बड़े टारगेट के साथ आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में होल्ड कर सकते हो। 3200-3300 इसका भाव आ जाता तब भी बने रहें या बेच के निकल लें? नहीं, मुझे लगता है एक बार के लिए आप कॉल करके थोड़ा-सा रिव्यू करें, क्योंकि देखिए चार्ट होते हैं, ये डायनामिक होते हैं और जो आप न्यूज़ और जो इवेंट होते हैं उसको ये रिफ्लेक्ट करते जाते हैं। जैसे वॉल्यूम आते हैं तो चार्ट भी ऑब्वियसली उसमें चेंजेस आते रहेंगे। तो अगर उस लेवल के ऊपर चार्ट और अच्छा हो जाता है और डेली चार्ट बेटर बनेगा, वीकली चार्ट और बनेगा, कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। तो फॉर द टाइम बिंग मैं तो यही कहूँगा कि उस लेवल के आस-पास एक बार के लिए कॉल करके आप थोड़ा-सा पूछ लीजिए कि क्या करूँ, क्या नहीं करूँ? लेकिन फिलहाल के लिए तो ये डेफिनिटली लगता है कि आप इसमें होल्ड कर सकते हो, काउंटर बढ़िया है। डेफिनिटली एशियन पेंट, बर्जर पेंट भी अच्छा लग रहा है। ओके, तो ये राय है भाई आपके लिए। इसमें ध्यान रखिएगा लेवल्स जो आपको सुझाए गए हैं। अमोल हमारे साथ नोएडा से हैं। अमोल जी नमस्कार, सवाल पूछें सर। नमस्कार। एक्चुअली मेरे पास 40 शेयर्स है और डेटा पैटर्न के, और मैं इसको होल्ड कर सकता हूँ 5-6 महीना और 1 साल के लिए भी। तो मैं जानना चाहता हूँ कि मतलब ये ठीक रहेगा इसको रखना, और क्या मैं इसमें कुछ नया भी ऐड कर सकता हूँ, क्योंकि अभी थोड़ा वो नीचे के लेवल पे चल रहा है। ओके, आपने फोर्टिस भी बोला है क्या? हेलो। अमोल जी, आपने फोर्टिस भी बोला है क्या? हाँ, 4.20 के प्राइस पे मैंने खरीदी है डेटा पैटर्न। ओके, डेटा पैटर्न्स बताइए राजेश जी, डेटा पैटर्न्स में क्या करना चाहिए अमोल को? नीरज जी, मुझे लगता है कि ये एक बेहतरीन चार्ट है, लेकिन एट द सेम टाइम ये फिलहाल एक कंसोलिडेशन में है, प्रॉफिट टेकिंग में है और ये कहाँ तक जा सकता है, तो मुझे लगता है 2500 इसका सपोर्ट बनता है। क्योंकि क्लाइंट ने जो कहा कि मैं 1-2 साल के लिए रख सकता हूँ, तो ऑब्वियसली हमें मंथली चार्ट देखना पड़ेगा। तो आप कह सकते हैं कि 2800 से लेके 2500, 2500 ये इसकी रेंज है। तो बाजार भी सामने प्रेशर में आता है, तो ये ज़्यादा से ज़्यादा 2500 तक टूट सकता है। तो इनिशियली उन्होंने जो 40 शेयर लिए, तो मुझे लगता है अगर उनको एवरेज आउट करना है, तो ये लेवल सही रहेगा। आप थोड़ा-थोड़ा एक्यूमुलेट करते जाइए। मुझे लगता है इनिशियली ये फिर से स्ट्रेंथ दिखाएगा नीरज जी, और 3200, 3300 का टारगेट जो था इसका रिसेंट जो 3300 का हाई था टू बी वेरी प्रिसाइज, एक बार के लिए रीटेस्ट कर सकता है। तो बस फिलहाल तो ये प्रॉफिट टेकिंग में है, जहाँ पे आप थोड़ा बहुत ऐड भी कर सकते हो। अच्छा, अभी राजेश जी आपने कहा कि खबर जैसे जैसे आती है वैसे वैसे वो चार्ट में दिखने लगती है। अब कमिंस का हाँ, नतीजे बहुत ही शानदार थे, भयानक बढ़िया नतीजे, लेकिन स्टॉक जी, में हो गई प्रॉफिट बुकिंग। 4.5% नीचे 3676 पे चल रहा है इस समय फ्यूचर्स में। जी, जी। क्या इस पे देखिए। लॉन्ग करें? हुँ, हुँ। नहीं, देखिए, कमिंस अगर आप वीकली चार्ट देखें नीरज जी, तो 1700, साढ़े 1700 के आसपास का ब्रेकआउट और ये आया था करीबन-करीबन, अगर जैसे कि आपने थोड़ा-सा इंटरेस्ट दिखाया तो मैं चार्ट में ऐड करूँगा नवंबर 2023 में। तो नवंबर से लेके आप कह सकते हैं कि पिछले 6 से 7 महीने में ये 1700 वाला ऑलमोस्ट डबल हो चुका है। अभी कहीं न कहीं तो जो पोजिशनल ट्रेडर है, वो अच्छे नतीजों पे जनरली होता ये है कि अच्छे नतीजों पे प्रॉफिट बुकिंग होती है, तो कोई आप कह सकते हैं कि एक इवेंट के ऊपर मैं वेट करता हूँ कि चलो एक इवेंट अच्छा आ जाता है, अगर बायर मुझे स्ट्रांग मिले, तो मैं अपना थोड़ा पोजीशन हल्का करूँ। तो यही हो रहा है कमिंस में। एट द सेम टाइम आप देखिए बाटा में हुआ ये कि नतीजे खराब थे, लेकिन नतीजे खराब थे, लोअर लेवल पे खींचा और उसके बाद ये पूरा का पूरा आप कह सकते हैं कि टेक्निकली ब्रेकआउट किया। क्योंकि सबको पता था नतीजे खराब थे, तो उसमें बचा कुछ नहीं था। तो एग्ज़ैक्टली थोड़ा अलग सोचना पड़ता है, दिस इज़ कॉल्ड एज़ अ कॉन्ट्रा सेटअप। तो ये कॉन्ट्रा सेटअप भी आपको देखना पड़ता है कि कहाँ शॉर्ट मारना है या कहीं कहाँ शॉर्ट करना है, लिक्विड करना है और कहाँ एक्यूमुलेट करना है या बाय करना है। ओके, कॉन्ट्रास्ट सेटअप भी भाई समझा दिया आज आपको राजेश जी ने, उसको समझिए। अगला सवाल है गौरांग का, मुंबई से। गौरांग जी सवाल पूछे। मेरे पास 800 JM Financial है at the rate of 104. I just want to know whether I can hold the stock up to 1 year, whether I may be able to get my money and as well as profit, which I have intended to invest that way.
and or whether I have to go for an averaging. ओके राजेश जी, इन्होंने जो पूछा सीधे सीधे मतलब इसका ये है कि 104 पे ख़रीदा, अब आ गया 80, तो अगर एक साल होल्ड करें तो क्या ब्रेक इवन प्लस प्रॉफिट इनको होगा क्या, और अगर ऐसी संभावना बनती तो क्या और ऐड करें? देखिए नीरज जी, मुझे लगता है कि जेएम फाइनेंशियल का चार्ट उतना खराब नहीं है, क्योंकि अगर आप साल के हिसाब से देखो तो मुझे लगता है 70 के आसपास का इसका एक बड़ा सपोर्ट है, जहां पे एक्यूमुलेशन होगा। फिलहाल ये 80 पे है, रिसेंट में उसने 74 का लो किया था, तो हम ये मान के चलेंगे कि 74 से लेके 70 ये इसका एक्यूमुलेशन जोन है। थोड़ा वक्त भी देना पड़ेगा, जो कि आप ऑलरेडी रेडी हो, तो मेरे हिसाब से आप फिलहाल इसमें बने रहे। लेकिन एक बात है, मुनाफा बहुत ज्यादा नहीं होगा, मेरे हिसाब से 110 112 इसका टारगेट होगा। तो उस टारगेट के लिए प्रोबेबली आपको थोड़ा वक्त देना पड़ेगा। तो यस, इट्स अ होल्ड फॉर मी। स्टॉप लॉस ऑब्वियसली 70 के नीचे होगा। 70 के नीचे स्टॉप लॉस, और इसको होल्ड करके चलिए। अनुराग शुक्ला के पास चलते हैं, नोएडा। अनुराग जी बताइए। अनुराग, मेरी आवाज़ आ रही है आपको? नहीं, शायद अनुराग से कनेक्शन नहीं हो पा रहा है, तो दूसरा एक सवाल लेते हैं। अच्छा, दूसरे सज्जन जी जुड़ रहे हैं, उनका नाम है SPS राठौर, जयपुर से। बताइए राठौर साहब। हाँ जी, मेरे पास 75,000 शेयर है PNB के एट द रेट ऑफ 59। 25,000 और बुक पार्सल 25,000। ओके, Either I hold or book partial profit. राजेश जी बहुत तगड़ा मुनाफा है इनको, बिक कर लेंगे कुछ प्रॉफिट? देखिए मुझे लगता है 30-35% प्रॉफिट टेकिंग आप कर सकते हो, रेस्ट आप 60% आप रखो, क्योंकि काउंटर में कहीं आप कह सकते हैं कि कहीं दुविधा नहीं है कि आप अगर देखो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया देखो ऑल टाइम हाई पे चलता है, कैनरा बैंक देखो स्प्लिट के बाद भी यहाँ पे अच्छा स्ट्रेंथ दिखा रहा है, पीएनबी भी। तो कहीं ना कहीं लगता है कि ये जो पीएसयू बैंकिंग है वो उतने खराब नहीं हुए। हालांकि इनिशियल डिप मिला, लेकिन डिप के बाद ये फिर से तुरंत तुरंत संभलते हैं, तो इसका मतलब इसमें बायर इंटैक्ट है। तो मुझे लगता है कि आप 30-40% प्रॉफिट टेकिंग कर लो, थोड़ा मुनाफा ले लो, बाकी जो 60% बचेगा उसको स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करो। 120 या 122 का, 122 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखो। मुझे लगता है इनिशियली 140 को एक बार के लिए ये टेस्ट करेगा, प्रोबेबली पेनिट्रेट करके आपको एक नया हाई भी दिखाएगा। सो पीएनबी, यस फॉर मी इट्स ए होल्ड। और 25,000 में से करीब 10,000 बेच दें? हाँ, अगर ऑब्वियसली 30-40% तो लेना चाहिए। देखिए इवेंट सामने खड़ा है, आई कुड बी रॉन्ग ऑल्सो, अगर इवेंट क्योंकि इवेंट, दिस इज नॉट ए टेक्निकल थिंग, दिस इज नॉट ए टेक्निकल, दिस इज नॉट ए फंडामेंटल इवेंट, और इवेंट अलग ही चीज होती है जो बाजार को किसी भी तरह से इम्पैक्ट कर सकती है। तो आपने देखा इवेंट के सामने ना टेक्निकल चलता है ना फंडामेंटल चलता है, तो इवेंट है तो स्टॉप लॉस के साथ बने रहे, लेकिन थोड़ा बहुत प्रॉफिट भी घर पे ले ले। अनुराग शुक्ला जी जुड़ गए हैं आप, तो सवाल पूछिए। यार शुक्ला जी कहाँ बिजी है, नहीं बार बार फोन कर रहे हैं आप। हेलो, सवाल पूछिए। हाँ नमस्कार जी, मैं अनुराग शुक्ला बोल रहा हूँ। एक्चुअली में मेरे पास HDFC AMC है, 150 शेयर है 2100 रुपए के भाव पे। तो अभी इसे क्या करना चाहिए मुझे इलेक्शन के रिजल्ट से पहले? राजेश जी कल के दिन के लिए क्या करना चाहिए इनको HDFC AMC में? कल के दिन के लिए वो कह रहे रिजल्ट से पहले, तो कल ही का दिन बचा है। फिर मुझे लगता है प्रॉफिट टेकिंग करनी चाहिए। देखिए अगर आपने इतना अच्छा मुनाफा देख लिया है तो कहीं ना कहीं तो प्रॉफिट लेना है आपको। तो आई थिंक दिस इज अ गुड लेवल। मुझे लगता है ये 4,000 के आसपास थोड़ा सा स्टिफ रेजिस्टेंस है, और प्रोबेबली ये 3,600 3,500 तक का एक करेक्शन आ सकता है। तो अगर आप प्योरली कल के लिए सोच रहे हैं तो दिस इज द टाइम। आपको थोड़ा मुनाफा बांधने में कोई दिक्कत वाली बात तो मुझे नहीं लगती, लेवल अच्छा है। ओके, अगर नज़रिया इतना छोटा है तो प्रॉफिट बुक कर लें, क्योंकि आप प्रॉफिट में हैं, खामखा क्यों उतना रिस्क लेके वहाँ से चलें। राजेश जी लेमन ट्री पे आपकी राय चाहिए। नतीजों के बाद 3% ऊपर है, 142-43 रुपये आ गया। देखिए धीरे धीरे करते करते कैसा लग रहा है अभी? मुझे लगता है कि नीरज जी आप लेमन ट्री पकड़ो या इंडियन होटल पकड़ो, मुझे लगता है ये काउंटर अच्छे हैं। और हालांकि इसमें अगर आप देखें बजट रिजल्ट के पहले अच्छे खासे करेक्शन हो चुके हैं, रिजल्ट का रिएक्शन भी आ रहा है, तो मुझे लगता है जब तक ये 135 138 ये इसका क्लस्टर ऑफ सपोर्ट है, जब ये सपोर्ट नीरज जी लेमन ट्री मेंटेन करता है
तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। इनफैक्ट मुझे लगता है ये एक बार के लिए 155 को चैलेंज करेगा, यानी 155 इसका जो रिसेंट हाई था इसको एक बार के लिए टेस्ट करेगा। तो लेमन ट्री यस इट्स अ बाय, 130 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखे और थोड़ा पोजिशनल थोड़ा वर्क दे और बाय करें। ओके, थोड़ा वक्त दे और उसको बाय करिए। राज रुके के बाद एक मैनेजमेंट से बातचीत करते हैं और कॉर्पोरेट स्कैन में आज हम बात करेंगे सकूमा एक्सपोर्ट के मैनेजमेंट से। कंपनी कमोडिटी के ट्रेडिंग में कामकाज करती है और बहुत सारे जो ग्रेन्स और एग्री कमोडिटीज़ हैं खासतौर पर देश विदेश में इनका कामकाज फैला हुआ है। कंपनी ने हाल ही में काफ़ी फंड भी रेज़ किया है और इनके बड़े बड़े क्लाइंट्स भी हैं। किस तरह का आउटलुक है बिजनेस का, इस सब पे बातचीत करेंगे कंपनी के CMD सौरभ मल्होत्रा से। सौरभ जी नमस्कार सर। नमस्कार जी, कैसे हैं? मैं बढ़िया हूँ सर, आप बताइए कैसा चल रहा है कामकाज, चूँकि आपका तो बहुत ही स्पेसिफिक कामकाज है और अभी आपने हाल फिलहाल में फंड भी रेज किया है, तो क्या प्लान है, कुछ बताइए। तो एक्चुअली हम लोग जो हैं इंडिया में एक लीडिंग शुगर के एक्सपोर्टर हैं और लोकल ट्रेडिंग डोमेस्टिक ट्रेडिंग में हमारा बहुत बड़ा काम है। तो डोमेस्टिक साइड पे जो है हम लोग जो डेफिसिट रीजन्स हैं इंडिया की, जैसे बिहार है, वेस्ट बंगाल है, नॉर्थ ईस्ट है, ये शुगर डेफिसिट रीजन है। यहाँ पे हम सप्लाई करते हैं फ्रॉम शुगर सरप्लस रीजन, जैसे कि महाराष्ट्र है, नॉर्दर्न कर्नाटक है। तो यहाँ से हम चीनी जो है रैको में सप्लाई करते हैं ये शुगर डेफिसिट रीजन में। फिर इसके अलावा हम जो है मक्के में, कॉर्न में काफ़ी काम करते हैं। हम एग्रीगेटर हैं लीडिंग, तो हमारे पास जो मक्के की जो ग्रोइंग और यूटिलाइजेशन जोन्स हैं वहाँ पे हमारी डेपोज हैं। तो B2B हम लोग काफ़ी बिजनेस करते हैं। वहाँ की जो मल्टीपल ग्रेन बेस्ड डिस्टलरीज हैं उनको हम सप्लाई करते हैं। इसके अलावा मतलब हम लोग इंडिया में पल्सेस काफ़ी इंपोर्ट करते हैं। पल्सेस सब इंपोर्ट करके हम प्राइवेट बेचते हैं। हम नाफेड को, NCCF को, सरकारी कंपनियों को भी सप्लाई करते हैं। ये पल्सेस मोस्टली कनाडा साइड से हम इंपोर्ट करते हैं। कनाडा में हमारे खुद के ऑफिस भी हैं, वहाँ से भी हम लेते हैं और हम लोग जो है जो इंटरनेशनल ट्रेड है वहाँ से भी हम प्रिक्योर करते हैं। ओके सौरभ जी, ये बताया अभी आपने शुगर का जिक्र किया, एक्सपोर्ट की क्या स्थिति है? काफ़ी रिस्ट्रिक्शंस भी हैं, इंटरनेशनल प्राइसेस भी बहुत नीचे आ गए हैं, $18-19 के आसपास प्राइस चल रहे हैं। कैसा है स्थिति एक्सपोर्ट की? हालांकि बहुत सारे ट्रेडर्स मांग कर रहे हैं कि एक्सपोर्ट खोला जाए, तो खोलने से क्या फ़ायदा होगा? तो इस साल की जो प्रेडिक्शन है मॉनसून की, इट इज मीडियम टू बेटर। तो उम्मीद तो यही है कि इस साल 2 से 3 मिलियन टन की, डिपेंडिंग ऑन मॉनसून, मतलब जो है सरकार कॉल लेगी से 2 से 3 महीने में। बट लग तो ऐसा रहा है कि काफी पॉजिटिव है, मॉनसून ठीक लग रहा है। तो इस साल इंडिया से 2 से 3 मिलियन का एक्सपोर्ट खुलना चाहिए। तो उससे एडवांटेज ये होगी, जो हमारा मेन लाइन ऑफ बिजनेस रहा है 20 साल से, जो शुगर एक्सपोर्ट है, तो उसमें कंपनी के लिए काफ़ी बेनिफिशियल होएगा। हम लोग इंडिया से जो है चीनी एक्सपोर्ट करते हैं टू वेरियस जो है वेस्ट अफ्रीकन कंट्रीज हैं, प्लस जो इंटरनेशनल रिफाइनरीज है बांग्लादेश में और गल्फ में, उनको सप्लाई करते हैं। हम इंडियन रिफाइनरीज को भी जो श्री रेणुका शुगर है, EID पैरी है, इनको भी हम जो है काफ़ी सप्लाई करते हैं। इसके अलावा एक्चुअली हमारा डोमेस्टिक से इंडिया से एक्सपोर्ट कभी कम भी होता है, तो हमारे जो इंटरनेशनल सब्सिडीज हैं वो ब्राज़ील से और इंडियन रिफाइनरी से और दूसरी वर्ल्ड की रिफाइनरी से लेके भी हम काफ़ी सप्लाई करते हैं। तो इंटरनेशनली हम काफ़ी इसको सप्लाई करते रहते हैं। जी, इंडिया का जो प्राइसिंग है शुगर का और जो इंटरनेशनल है, उसको कंपेयर करके ये कहा जा सकता है कि अभी भी एक्सपोर्ट में फ़ायदा है काफ़ी? एक्सपोर्ट में इंडिया को काफ़ी नफ़ा होएगा, आज की मार्केट के हिसाब से भी काफ़ी बेनिफिट है। बट स्टॉक पोजीशन को देखते हुए सरकार उस पर जो है डिसीजन लेती है। तो इस साल जरूर लग रहा है जो मॉनसून के बाद सरकार पॉजिटिव कॉल लेगी, और मेरा ऐसा खुद का अनुमान है कि 2 से 3 मिलियन टन खुलना चाहिए। 2 से 3 मिलियन टन खुलना चाहिए। अच्छा, अभी आपको एक बड़ा कॉन्ट्रैक्ट भी मिला था नॉर्थ ईस्ट की तरफ से, और क्या वो ऐसे और रिपीट ऑर्डर्स मिलने की उम्मीद है? तो हम लोग जो है नॉर्थ ईस्ट को कंटिन्यूसली सप्लाई करते रहते हैं। तो इस महीने हमने जैसे करीब 25 रैकों का काम किया है। तो वी आर एक्सपेक्टिंग कि इस प्रकार से हम कंटिन्यू होएगा। तो 20 से 25 रैक महीने के, मतलब करीबन 50 से 70 हज़ार टन। तो उसको अगर आप कन्वर्ट करें रुपीज़ में, तो करीबन यू कैन से कि 250 से 300 करोड़ महीने का हमें वहाँ से बिजनेस मिलने की काफ़ी उम्मीद है।
ओके, तो अभी आप पूरी तरीके से रॉ कमोडिटीज़ की ट्रेडिंग में ही हैं, प्रोसेस में नहीं है ना? नहीं जी, प्रोसेस में हम नहीं है, कोई हम लोग इरादा बल्क रॉ प्रॉपर्टीज, हाँ जी, नहीं बल्क हम लोग सॉफ्ट कमोडिटीज की ट्रेडिंग में जाएंगे, प्रोसेस में नहीं है। ऐसा अपना प्राइवेट लेवल बनाना या ऐसा कोई प्लान नहीं है आपका? नहीं जी नहीं, ओके, क्योंकि हमारा क्या है, हमारा फोकस जो है बिजनेस का बल्क में है। हाँ हाँ, तो मतलब हमारी नॉर्मल डील साइज जो होती है वो 10 करोड़ 20 करोड़ से शुरू होते होते 150 करोड़ तक का एक ट्रांजैक्शन होता है। तो हमारा फोकस एरिया जो है बल्क बिजनेस में है, और प्रोसेस फूड जो है रिलेटिवली बहुत फोकस्ड एरिया है, तो उसमें हमारी अभी एज ऑफ कोई ये नहीं है। डाइवर्सिफाई करने की या ग्रोथ के और कोई ट्रिगर्स देखने की ऐसी कोई अभी प्लान्स नहीं है? तो प्लान ग्रोथ के काफ़ी हैं। हमने अभी हमारी कंपनी ने इंटरनेशनली एक सब्सिडरी खोली है यूके में, उसमें हमने 10 मिलियन इन्वेस्ट किया है, और वहाँ से हम जो है पूरा इंटरनेशनल ग्लोबल बिजनेस हैंडल करने वाले हैं। वहाँ से हमने इंटरनेशनल शुगर ट्रेड शुरू की है, हमने वहाँ से पल्सेस का इंटरनेशनल बिजनेस शुरू किया है, मतलब जो इंडिया सेंट्रिक नहीं रहेगा, जो ग्लोबली खरीद के ग्लोबली बेचा रहेगा। तो उसमें क्या होएगा कि जैसे कभी इंडिया में बिकॉज ऑफ मानसून या बिकॉज ऑफ अदर रीजन कभी प्रोडक्शन कम हुआ या यहाँ से एक्सपोर्टेबल सरप्लस नहीं हुआ, तो कंपनी को ऐसा फर्क नहीं पड़ेगा, हम लोग दूसरे ओरिजिन्स का काम करते रहेंगे। सिमिलरली वहाँ से हम एडिबल ऑयल का बहुत बड़ा बिजनेस कर रहे हैं, जो अगेन इंडिया सेंट्रिक नहीं है। तो जैसे आज इंडिया में एग्री का बहुत एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट का काम है, वैसे ही इंटरनेशनली दूसरी मार्केट्स में दूसरी कंट्रीज में भी बहुत बड़ा काम। तो इसको प्रमोट करने के लिए हमने ये सब्सिडरी लंदन में शुरू की है, और वहाँ से जो है एक इंटरनेशनल ट्रेड के साथ बहुत बड़ा बिजनेस स्थापित कर रहे हैं। ओके सौरभ सर, बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए और ये हमें अपडेट देने के लिए कि क्या क्या स्थिति थैंक यू नीरज। कमोडिटीज़ में बन रही है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। वापस लौट के आते हैं अपने बाजार की तरफ, और राजेश जी भी जुड़े हुए। राजेश जी, एक जी एंटरटेनमेंट नाम की कंपनी है, 3% ऊपर है, 150-51 के 53-54 के आसपास पहुंच रही। इसमें क्या पैटर्न बनता हुआ दिख रहा है? नीरज जी, एक क्लियर रेंज ब्रेकआउट है। आप कह सकते हैं कि एक कंसोलिडेशन था, और ये जो कंसोलिडेशन था अपने 10 DMA के ऊपर था। तो आपने देखा होगा 148 150 के आसपास का सपोर्ट ये बार बार लगातार ले रहा था, और आज इसमें एक ब्रेकआउट आ रहा है, और ये ब्रेकआउट का जो टारगेट है नीरज जी वो करीबन 168 का बनेगा। तो एक स्विंग ट्रेड अच्छा बन रहा है यहाँ पे। तो आपको लॉन्ग करना है, जिन्हें लॉन्ग करना है उनका स्टॉप लॉस होगा 148 का, पोजिशनल टारगेट होगा 168 का। ओके, जुबिलेंट फूड में थोड़ा लंबा टारगेट बताइए। रोज चल रहा है आज, देखिए अब 519 हो गया, आज भी 6-7 रुपए ऊपर, रोज चलता है ये? कौन सा वाला? मैंने नाम नहीं सुना जुबिलेंट ठीक से। फूड वर्क्स। या देखिए, जुबिलेंट मुझे लगता है एक बेहतरीन चार्ट है। इसका अगर आप देखें तो इसका जो मूव शुरू हुआ था, वो ब्रेकआउट था, वो था करीबन 492 का, और जो बेस बना था, जो घूमा था ये, वो था करीबन 400-450 के लेवल से। तो 450 से 520 तक आया है। आज इसका चौथा दिन है। तो आप कह सकते हैं कि ये थोड़ा थकेगा, लेकिन अभी कैसे कि बाजार में बाकी टूट रहे, तो ये जो स्ट्रांग है तो स्ट्रांग ही है। तो मुझे लगता है कि इसमें जो रैली है ये कहाँ तक जाएगी, तो मुझे लगता है 540 550 तक की जगह बनती है। अगर एंट्री करना है तो मुझे लगता है आई वुड लाइक टू वेट फॉर अ डिप, क्योंकि अगर मुझे पोजिशनली लेना है तो 500 के आसपास अगर डिप मिले तो मैं डेफिनेटली नया लॉन्ग करूंगा। अगर किसी ने किया हुआ है लॉन्ग, अगर उनका पोजीशन खड़ा है, तो 510 के स्टॉप लॉस के साथ कंटिन्यू करे। 540 550 ये इसका टारगेट होगा। ओके राजेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, हमसे बातचीत करने के लिए। इस बीच खबर ये है कि मानसून ने केरल में दस्तक दे दी है, ये बहुत ही बढ़िया खबर है। और इसके बाद हम लोगों का नंबर आता है मुंबई में, एक्सपेक्टेड है कि 10 जून के राउंड आनी चाहिए, लेकिन ये बहुत अच्छी खबर है देश भर के लिए। छोटा सा एक ब्रेक है, इसके बाद खिलाड़ी नंबर 1।